का विचार है कि सब तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है, कमेटी बना दो, वही तय कर दे किसको मिले आरक्षण और कब तक मिले आरक्षण। महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी का सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो कह रहा है कि आज की वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में बदलाव चाहिए, उनकी तो सोचिए, उनकी तो चिंता कीजिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट की चिंता आप मत कीजिए। यह कैसे हो सकता है? इस संविधान के इतर है। बीजेपी की औकात क्या है आरएसएस के साथ? रिजर्वेशन के वर्तमान व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले कांग्रेस के नेता है। आरएसएस में अगर आरएसएस प्रमुख ने कोई बात कह दी तो बीजेपी का क्या मतलब उसके साथ? बीजेपी तो एक पॉलिटिकल आउटफिट है, उनका एक राजनीतिक संगठन है। नीतीश कुमार जी को लगता है कि विकास के मुद्दे पर वो घेरे जाएंगे। आरएसएस चीफ ने जब कोई बात कह दी तो वो अंतिम है। अमित शाह जी तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। बिहार चुनाव में हारेंगे, छुट्टी होगी। वो समाज में बंटवारे के मुद्दे पर और बंटवारा करके चुनाव के मैदान में जाना चाहते हैं। आरक्षण पर आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महागठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सीट बंटवारे में जातियों के समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। सबसे ज्यादा 55% उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग से हैं, तो सवर्ण वोटों का ख्याल रखते हुए 39 सीटें अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को भी दी गई हैं। लालू के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं जिन सिटिंग विधायकों के टिकट कटे हैं इनकी वजह से उन्होंने हंगामा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महागठबंधन के उम्मीदवारों के नाम का खुलासा होते ही हंगामा खड़ा हो गया। नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे रामधनी सिंह को टिकट न दिए जाने से नाराज उनके समर्थकों ने नीतीश के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। टिकट कटने वाले मंत्रियों में रामधनी अकेले नहीं, उनके अलावा वैद्यनाथ साहनी का भी टिकट कटा है। लेकिन महागठबंधन के सीट बंटवारे में लालू की खूब चली है। उनके दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप को महुआ से टिकट मिला है, तो तेजस्वी को राघोपुर से। यही नहीं, लालू ने ही सबसे अधिक 48 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया है। महागठबंधन ने 39 सवर्ण उम्मीदवार भी उतारे हैं, जिनमें ब्राह्मण 9, राजपूत 12, भूमिहार 13 और 5 कायस्थ हैं। टिकट पाने वाले बाहुबली उम्मीदवारों में मुन्ना शुक्ला और धूमल सिंह का भी नाम है। फिलहाल राजगीर से जेडीयू ने अभी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब उनके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय झगड़ा कराने। अब कुछ नहीं उनके पास हथियार। ये कोई बड़ा दंगा नहीं करवा पाते हैं तो छोटे छोटे इंसिडेंट्स करवा रहे हैं ताकि उसका फायदा उनको 4-5 गांव में भी मिले। हालांकि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए हर जाति को उसके आंकड़े के मुताबिक प्रतिनिधित्व देने का दावा किया गया है। लेकिन जिन विधायकों के टिकट कटे हैं या जिनकी उम्मीद टूटी है, उनके बागी तेवर गठबंधन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनका बागी के तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ना अधिकृत उम्मीदवारों के लिए खतरे की घंटी है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर दंगा कराने के नीतीश के आरोपों का जवाब दिल्ली में मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने ढंग से दिया। इस तरह के आरोप, इस तरह के दंगे, इस तरह के पंगे, ये हमारा काम नहीं है। हमारा संकल्प है कि वहाँ पर निष्पक्ष ढंग से, भयमुक्त माहौल में, स्वतंत्र माहौल में चुनाव हो। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर तो पूरे चुनाव भर चलता रहेगा, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद बागियों का बवाल बीजेपी में भी कम नहीं है। अभी 100 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन पार्टी कार्यालय पर टिकटार्थियों का हंगामा बीजेपी में भी जारी है। बिहार चुनाव महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं मुलायम सिंह यादव। महागठबंधन के लिए कभी इसके नेता हुआ करते थे, अब सबसे बड़ी चुनौती है। शुरुआत में तो नीतीश ने इसे लेकर चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब उनका दर्द छलक रहा है। नीतीश ने आज भी मुलायम के गठबंधन छोड़ने का अफसोस जाहिर किया। इस पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया तो बीजेपी ने चुटकी ली। उनके किसी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अच्छा नहीं लगता। वो जो चाहे बोले, हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम लोगों का दर्द यह है
कि जिनको हम सब लोगों ने सिद्धांत रूप में अध्यक्ष घोषित कर दिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन घोषित कर दिया, यह भी कह दिया कि सिंबल भी आपका ले लेंगे, सब कुछ के बाद भी अगर वो नहीं करा पाए तो अंततोगत्वा बिहार में जो ताकतें हैं उन लोगों ने मिलकर के गठबंधन किया है, वह होता हम लोगों को खुशी होती। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये वो दर्द है जो एक बार फिर से उभर कर सामने आ गया। महीनों तक जनता परिवार के एक होने को लेकर कश्मकश होती रही, लेकिन सियासी यू टर्न के महारथी मुलायम ने आखिरी दौर में भाजी मारी। समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया, बल्कि राज्य में खुदरा दलों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा ही खड़ा कर दिया। जाहिर है नीतीश के मन में इसकी खालिश तो होगी ही। मंगलवार को एक कार्यक्रम में तो वो यहाँ तक कह गए, मुलायम ही सेकुलरिज्म की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं है, और जब नीतीश हमलावर हो तो भला मुलायम का खेमा खामोश क्यों रहता। आजम खान ने नीतीश को कुछ इस तरह जवाब दिया। अपने तौर पर अपने लिए सर्टिफिकेट लेते हैं, उन्हें हक है इसका, लेकिन नेताजी को भी नहीं चाहिए। और गठबंधन टूटने के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया बिहार में। अब इस बारे में तो मेरी बहुत जानकारी नहीं है। उधर जेडीयू और एसपी के इस मुलायम मसले पर बीजेपी भी चुटकी लेने में पीछे नहीं रही। बिहार की जनता को सिर्फ साइकिल बांटने के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और जो साइकिल के निशान वाले हैं मुलायम सिंह यादव, वही इनको छोड़ के चले गए हैं। जनता परिवार का एकजुट न हो पाना, मुलायम का तीसरा मोर्चा बनाना और फिर बिहार में ओवैसी की एंट्री, एक के बाद एक झटकों ने महागठबंधन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ऐसे में नीतीश का मुलायम दर्द आगे भी उभर आए तो इसमें किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। वीडियो रिपोर्ट IBN 7। अब बात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल के विदेश जाने की खबरों के बीच बीजेपी ने उन पर चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल 2 रैली करके थक गए होंगे, ऐसे में उन्हें छुट्टियों पर जाना ही था। साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि लालू और नीतीश ने उन्हें छुट्टी पर भिजवाया है। ये जो छुट्टी में जाने का प्रकरण हुआ है बिहार के चुनाव के दौरान, ये जो कंफ्यूजन है कांग्रेस में, ये जो उनका स्थान बिहार में दिखाया गया लालू और नीतीश जी द्वारा, एक सस्पिशन होता है, एक संदेह आता है मन में। वो सस्पिशन यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश जी और लालू जी के कहने पर उन्हें जबरन भेजा गया है। It's a short international visit that Shri Rahul Gandhi is making. We have no hesitation in even giving the details of the conference. The conference is called Weekend with Charlie Rose. Charlie Rose, Mr. Charlie Rose, who is a celebrated international journalist, as also a thought thinker. This conference will be attended by many thought leaders from across the world. बिहार के चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों की ओर से दाखिल किए जा रहे हैं हलफनामे, और इनमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। सोचिए 5 सालों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की संपत्ति कितनी बढ़ गई होगी। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पिछले 5 साल के दौरान इनकी संपत्ति में 1100% का इजाफा हुआ है। नामांकन के वक्त दाखिल किया गया मांझी का चुनाव हलफनामा तो यही कहता है। 2010 के चुनाव में मांझी की कुल संपत्ति महज 5 लाख रुपए थी, लेकिन 2015 में ये बढ़कर 55 लाख रुपए तक पहुंच गई है। 2005 या 2000 के आसपास में जो वैल्यूएशन था, वो वैल्यूएशन को आगे बढ़ा करके अगर देखा जाए तो 4 गुना 5 गुना तो वैल्यूएशन बढ़ जाता है। उसी संदर्भ में वो बातें हुई है। वो 1100 गुना नहीं है, और वो हो सकता है 10 गुना हो, 5 गुना हो, 8 गुना हो। जीतन राम मांझी ने 2010 में मखदूमपुर सीट से पर्चा दाखिले के वक्त जो हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक जेब में कुल रकम 50,000 थी, बैंक में डिपॉजिट था 1,64,839 रुपए, अन्य निवेश थे 3,20,979 रुपए, वाहन के नाम पर थी एक अम्बेसडर कार,
उनकी कुल संपत्ति 5,35,827 रुपए की थी। पाटलिपुत्र का महासंग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार में वोट मांगने के लिए हर जतन करने वाले राजनीतिक दलों ने राजनीतिक धरोहरों की चिंता नहीं की। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास को भले ही पुरातत्व विभाग का संरक्षण मिल गया हो, लेकिन उनके गांव जीरादेई और उनकी स्मृतियों को संजोकर रखने की इच्छा राजनीतिक दलों में नहीं दिखती। सिवान का जीरादेई गांव देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक गांव, और ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुश्तैनी घर। ये एक संरक्षित इमारत है, राष्ट्रीय धरोहर। घर की हालत देखकर अंदाजा लगता है कि पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख करता है। ये वो कमरा है जहां राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, और ये है उनका आंगन। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक निवास के घर के आंगन में लगी तुलसी की हरियाली तो बरकरार है, लेकिन जीरादेई की हरियाली को राजनीति का ग्रहण लग गया। जीरादेई को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद भी आज तक जीरादेई में कुछ भी नहीं हुआ। पुरातत्व विभाग राजेंद्र बाबू के घर का रखरखाव तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पहुंचना मुश्किल है। सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, जगह जगह जल जमाव है। ये हाल तब है जब ये गांव आदर्श ग्राम और पर्यटन स्थल घोषित है, लेकिन सुविधाओं का क्या आलम है ये तस्वीरें बयां कर रही है। न सड़कें, सड़कों पर गड्ढे, टेलीफोन के बेतार खंभे। साफ है आधारभूत सुविधाएं भी यहाँ नहीं हैं। जिस शख्स ने भारत के गणतंत्र का पहला झंडा फहराया, उसी के घर के सामने 108 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज लगाने का सपना अब तक गड्ढे में पड़ा है। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई यहाँ उस तरह के कार्य नहीं हो पाए। दुर्भाग्य इस बात का है और अफसोस हम लोगों का है कि पर्यटक केंद्र भी था। 2010 में विकास की यात्रा करते हुए माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने इसको पर्यटक स्थल की घोषणा की, जो आज तक पूरा नहीं हो सका। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा जीरादेई को कुष्ठ रोग के लिए शुरू हुए राजेंद्र सेवाश्रम के लिए भी जाना जाता है। यहाँ गैर बीजेपी पार्टी का भी दबदबा रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में जेडीयू बीजेपी कैंडिडेट आशा देवी ने बाजी मारी थी। एजाजुल हक के तरफ में तो कोई काम नहीं हुआ, हमारे सांसद और हमारे विधायक लोग किए हैं। सांसद के द्वारा अभी तत्काल छठ घाट का यहाँ निर्माण हो रहा है पोखरे पर। सांसद निधि के तहत वहाँ पीसीसी सड़क बनाई जा रही है बगल में हरिजन बस्ती में। सांसद निधि के तहत यहाँ 40 गो सोलर प्लेट अभी लगा है। लेकिन कितना काम हुआ है इसकी पोल खोल रही है ऐसी जर्जर इमारतें। ये सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल है, बिहार का ऐसा इकलौता अस्पताल जिसकी अपनी इमारत है। इसका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी ने किया था, लेकिन इस अस्पताल की मौजूदा हालत यहाँ के हालात बयां करने के लिए काफी है। इमारत जर्जर हो चुकी है, गिरने की कगार पर है। आखिर इस धरोहर की ऐसी अनदेखी क्यों हो रही है, ये बता रहे हैं इस अस्पताल के डॉक्टर। हमारे पदाधिकारी के यहाँ इसको कंडम प्रत्यक्ष घोषित कर दिया गया है, लेकिन इलाज तो अभी यहीं से चल रहा है। जी, इलाज यहीं से चल रहा है। रोगियों की इलाज हम यहीं बैठते हैं और करते हैं, और दूर दराज से रोगी भी हमारे यहाँ आते हैं। आखिर कौन है इस उपेक्षा का जिम्मेदार? देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दवाइयां देने वाला यह अस्पताल किस तरह मरणासन की हालत में पहुंच चुका है, इस अस्पताल की हालत को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की धरोहरों के प्रति सरकार और राजनीति की कितनी गंभीरता है। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ आलोक वर्मा, जीरादेई, IVN7। बिहार की ऐसी ही अनदेखी सच्चाइयां, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज, तमाम चीजें पाटलिपुत्र का महासंग्राम में लगातार आपके सामने रखते रहेंगे। आज इस खास पेशकश में फिलहाल